बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। महंगाई के बम धमाकों में एक और धमाका भी हो रहा है और वो है पेट्रोल की कीमतों में इजाफा। कौम इस पर वहशत से दाएं बाएं देख रही है, लेकिन हुकूमत दावे कर रही है। जो इस वक्त हालात हैं उसमें जाहिर है कि इसके अलावा क्या चारा होगा कि आप पेट्रोल की कीमत जो है वो बढ़ाएंगे। यूक्रेन के और जो इस वक्त यूरोप में और जो टेंशन बनी हुई है अमेरिका में, उसकी वजह से जो इंटरनेशनल प्राइस है आपकी तेल की, वो शूट अप हो गई है। अब वो उसमें हम कितनी देर जो है वो रोक सकते हैं। हमारे यहाँ तो बिलियंस ऑफ रुपीस हमारे पास तो है नहीं जो कि हम जो है रोजाना इसमें दे सकें। तो जाहिर है कीमतें बढ़ेंगी, इसमें कुछ शुबा नहीं। पख्तूनख्वा के अंदर जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो 5 साल के बाद जब हमें 2/3 अक्सरियत मिली, उस सूबे ने दी जो दूसरी बारी भी नहीं देता। तो जब यूएनडीपी की रिपोर्ट आई तो उन्होंने कहा जिस सूबे में सबसे तेजी से गुर्बत कम हुई थी वो पख्तूनख्वा था। तो हमें वोट इसलिए मिली थी कि वहाँ हमने गुर्बत कम की थी। 5 साल के बाद इंशाअल्लाह 2023 में जब हमारी असेसमेंट की जाएगी, मैं सिर्फ एक चीज़ देखूंगा कि क्या हमारे दौर में पाकिस्तान में गुर्बत कम हुई। अगर खुशहाली हुई तो क्या खुशहाली का फल नीचे तक गया। मैं इसको कामयाबी समझूंगा कि अगर हमने लोगों को गुर्बत से उठा लिया। घबराहट परेशानी नहीं, मेरी सियासी मुलाकातों से नहीं है। जो मुल्क की तबाही की है, मस्जिद की तबाही की है, महंगाई, बेरोजगारी, पाकिस्तान की तारीख में कभी इतना इजाफा हुआ है। और फिर कर्जों के ऊपर कर्जे इतने लिए गए कि इसका कोई मिसाल। काफ लीग से मीटिंग कामयाब रही है। करप्शन के बेपनाह स्कैंडल्स हैं, चाहे वो गंदम का हो, शुगर का हो, LNG गैस का हो, अरबों खरबों की करप्शन की गई है। मुल्क का दौलत दोनों हाथों से टूटी गई है। ये है वो वाकयात जिससे वो नींद नहीं आएगी। क्या महंगाई की चक्की में पिसते आवाम ये तकलीफ बर्दाश्त कर सकेंगे? ये हमारा आज का इशू होगा, जबकि हुकूमत का दावा है अपोजिशन अदम एतमाद नहीं ला सकेगी। ये जो तरीके अदम एतमाद उन्होंने लानी है, ये तो 3 साल में तकरीबन 13 कोशिशें कर चुके हैं हुकूमत हटाने की। फजलुर रहमान साहब हैं या बिलावल साहब हैं या मरियम हैं या शहबाज शरीफ साहब हैं, ये सारे जब एक दूसरे के साथ इकट्ठे होते हैं तो फिर इमरान खान की बात आपको याद आनी चाहिए कि ये सारे चोर इकट्ठे हो जाएंगे। फिलहाल तो मुझे तरीके अदम एतमाद तो नजर नहीं आ रही है, मुझे जेलें नजर आ रही हैं जो इन सब के लिए तैयार है। ऑपोजिशन अदम एतमाद कर रही है, जबकि हुकूमत जेलें तैयार करके बैठी है। अब जेलें भरेंगी या अदम एतमाद होगा, हम ये भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर ओन अब्बास साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। खुरम दस्तगीर खान साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। चांडियो साहब, ये फरमाइए सर, ये अभी पेट्रोल का इशू है, इस वक्त ज़ाहिर है अपोजिशन की तरफ से भी बहुत एहतजाज किया जा रहा है, अवाम की तरफ से भी किया जा रहा है, लेकिन गवर्नमेंट के पास ऑप्शन क्या है सर? जब पूरी दुनिया में पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, इस वक्त $97 पर बैरल इस वक्त पेट्रोल की कीमत हो चुकी है इंटरनेशनल मार्केट में, तो जाहिर है वो पासन तो होगी, अवाम को कुछ ना कुछ तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। फिर इनको अवाम के बर्दाश्त करने की इनके पास बात की नहीं है, बात है इनके अखराजात की। ये अपोजिशन पर, नून लीग पर, पीपल्स पार्टी पर इल्जाम लगाते रहते हैं कर्जों का। जरा इनके मुख्तसर अरसे के कर्जे देख लें और हमारे दोनों पार्टियों के दोनों अदवार के कर्जे देखें तो पता चल जाएगा। इनकी सारी इमारत खड़ी हुई है प्रोपेगेंडा के पिलर्स पर ना। जब भी आते सवाए शोर करने के, सवाए दूसरों को गालियां देने के, कुछ भी नहीं करते। ये नहीं बताते कि आपने क्या किया है, जी उसने ऐसे किया, जी उसने, बाबा उसको छोड़ो, आप क्या करते हो। इनके पास कुछ भी नहीं बताने की। अब ये भी चले, जो बात करते हैं बरतानिया, अमेरिका, रूस, तो आप भी कोशिश करें हुक्मरानी वैसे ही रखें, फिर आपके बोझ हम उठाने के लिए तैयार हैं, हम आपके नखरे उठाने के लिए तैयार हैं। निजाम भी तो फिर वैसा ही दे, इतलात की भी तो बात वही करें, सहाफियों को आजादी, फिर मीडिया को भी वही दे, और सियासी पार्टियों की इज्जत भी वही करें, पार्लियामेंट की कदर तो कम से कम वो करें। आपने पार्लियामेंट की तौहीन की हुई है, कानून साजी को कुछ पूछते नहीं है, अपनी मर्जी से एक अंदाज चला। उसकी वजह है आप खुश नसीब हैं कि आपको ऐसे खैर ख्वाह मिल गए हैं जिनकी बदौलत आप ये जो दिन दलाते फिरते रहो।
لیکن اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی. ٹھیک. جب بھی کسی نے کوئی سہولت لی ہے اسے قیمت ضرور ادا کرنی. آپ میرا خیال ہے میں قوف بہت لیگ سارے- کی یا ایم کے ایم کی بات کر رہے ہیں جو خیر خواہی میں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور آپ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ خیر خواہ ادھر سے ہٹ کر آپ کے پاس آ جائیں. مجھے پتا ہے وہ خیر خواہ کب ان سے ہٹیں گے. ابھی تو دوپہر کا عالم ہے, ابھی تو چھایا نہیں اندھیرا, ابھی تو ایسی کوئی بات نہیں, ابھی آدھی آدھی بات کریں گے. دونوں جماعتیں بات کر رہی ہیں. میں کہاں کہہ رہا ہوں, آپ کیا کہہ رہے, ٹھیک ہے میں سمجھ رہا ہوں, آپ کی بھی مجبوری میری بھی مجبوری, لیکن آپ ابھی قوف لیگ کے کامل علی آغا صاحب نے کہا جناب ہمارا کسی پارٹی سے اتحاد نہیں ہے, ہمارا اتحاد ریاست سے ہے. ریاست کیا ہوتی ہے؟ حکومت سے ان کا اتحاد نہیں, ٹھیک. حکومتی پارٹی سے ان کا اتحاد نہیں, ریاست سے. اب ان کے دوسرے چودھری صاحب نے بیان دیا, انہوں نے بھی ایسے کہا جناب ہم سب تیار ہیں پر وقت سے پہلے بات نہیں کرنی چاہیے. ان باتوں کا کیا مطلب ہے بتائیں؟ ایم کیو نے بھی یہی کہا. ٹھیک ہو, ہمارے سے اس میں ہم نے پروگرام کے اگلے باہر حصے ہے. میں کرنا چاہیے ہوں صاحب, اس پہ بات کرنی ہے. مجھے ایک راؤنڈ کر لینے پیٹرول پہ اور پھر دوبارہ اس چیز پہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. یہ فرمائیے خرم صاحب, آپ کیوں کہ خود اکانومسٹ ہیں سر, آپ اتنے پڑھے لکھے آدمی ہیں, یوکرین کا ایشو ہے, پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے عالمی مارکیٹ میں, $97 پر بیرل ہو گیا ہے, تو ظاہر ہے وہ جب مارکیٹ میں بڑھے گا تو پاکستانی عوام کو بھی برداشت کرنا پڑے گا. تو اب آپ کیوں یہ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ اپنے اوپر لے لے, عوام کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے اس وقت؟ ان کا وتیرہ ہے کہ پہلے اپنی نالائکی, بد انتظامی اور مافیا سرپرستی سے ایک بہت بڑا گڑھا کھود دیا ہے اور اس میں گر چکے ہیں. تو جب وہ گرتے ہیں تو پھر عوام کو کہتے ہیں کہ جی آپ اس کی قیمت ادا کریں. آپ کو یاد ہے, اور عمران خان کے تو بہت ہی تاریخی الفاظ ہیں نا, کہ جب کرپشن ہوتی ہے تو عوام کرپشن کی قیمت مہنگائی کی صورت میں دیتے ہیں. تو آپ ٹھیک ہے, آپ کہیں کہ اچھا جی تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, لیکن اس کے پیچھے کیا ان کی نالائکی اور بد انتظامی ہے؟ وہ ڈی ویلیویشن ہے جو جس کے گڑھے میں ہم گرے ہوئے ہیں. وہ آئی ایم ایف کا پاکستان کی خود مختاری کا سودا کر کے جو ایگریمنٹ ہوا ہے, وہ گڑھا ہے جس میں ہم گرے ہوئے ہیں. تو اب گڑھے میں ہمیں گرا دیا ہے آئی ایم ایف کے میں, پہلے ہمیں گرا دیا ڈی ویلیویشن کے, ہمیں گرا دیا ہے 20,700 ارب کے گڑھے میں. تو اب کہتے ہیں جی عوام جو ہے اس کی قیمت ادا کریں. تو عوام کوئی تیل کی قیمت ادا نہیں کر رہے, عوام کسی بجلی کی قیمت ابھی 3 روپے 20 پیسے فی یونٹ اس مہینے کے لیے بڑھا دی ہے. تو عوام قیمت ادا کر رہے ہیں عمران خان کی حکومت کی کرپشن کی, کہ خود ہی ڈی ویلیو کرو, خود ہی 20,700 کے قرضے لو, خود ہی آئی ایم ایف کے پاس جاؤ اور اس کی قیمت اور سزا جو ہے وہ پاکستان کے محنت کش دیں, پاکستان کے مزدور دیں, پاکستان کے کاشتکار دیں, پاکستان کا متوسط طبقہ دے. اور ہم سب پریشان ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اب آنے والے سالوں میں اگر اسی طرح مہنگائی جو ہے وہ کنٹرول سے باہر رہی, اور چوہدری صاحب یہ بات اب کلیئر ہو گئی ہے, پچھلے 37 مہینوں سے پاکستان میں اشیائے خورد و نوش کی مہنگائی 10% سے اوپر ہے, کہ یہ حکومت مہنگائی کنٹرول کرنے میں, معیشت کا انتظام کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی. بالکل. اون صاحب سر, 2 چیزیں, ایک تو یہ ہے کہ ظاہر عالمی مارکیٹ میں ظاہر قیمت بڑھ رہی ہے, مجھے آپ سے ہمدردی ہے, عالمی مارکیٹ میں جب قیمتیں بڑھیں گی پاکستان میں بھی ظاہر اس کا افیکٹ آئے گا, یہ بات آپ کی درست ہے, مانتے ہیں. لیکن یہ کوئی گورنمنٹ ہے, یہ اسٹیٹ ہے, یہ ڈپارٹمنٹل اسٹور نہیں ہے کہ پیچھے سے چیز مہنگی آ رہی ہے تو آپ آگے گاہک کو بھی مہنگی دیں گے. گورنمنٹ کا کام, اسٹیٹس کا کام یہی ہوتا ہے ان چیزوں کو مانیٹر کرنا. اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ایک بہت بڑا ریسیشن آیا تھا, $145 پر بیرل تھا پیٹرول اس وقت, لیکن کیونکہ ڈالرز کی قیمت اس وقت 66 روپے تھی پاکستان کے اندر, لہٰذا کوئی زیادہ افیکٹ نہیں آیا لوگوں کے اوپر, اور انہوں نے اس میں لیوی کم کر کے تو لوگوں کو سستا پیٹرول دیتی تھی پاکستان پیپلز پارٹی. آپ کے دور میں جب ڈالر 180 روپے پہ ہے تو ظاہر ہے مہنگائی پھر اس کے عمل دخل, تو اس میں کہیں نہ کہیں عمل دخل آپ کا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو جیسے تھینک یو سو مچ کہ آپ آدھی تکلیف تو ہماری سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت ڈالر کا جو ایشو ہے, یا ایون کہ برینڈ کروڈ آئل کی جو پرائس ہے جو کہ $95.72 پہ آج پہنچ گئی ہے,
रशिया यूक्रेन की वजह से, अगर ये कल को $100 चली जाती है, ये $110 पे जाती है, अल्लाह ना करे कि वहां जंग शुरू हो जाए तो वो एक्सपेक्ट करें शायद $125 या $30 पे जाती है, तो उस वक्त हमारे पास क्या लॉजिक होगा? अगर $8 की वैल्यू $100 होती नहीं, फॉर एग्जाम्पल तो पाकिस्तान में इतना इफेक्ट ना मैं होता। पहले ब्रेंट क्रूड की बात, मैं फिर डॉलर पे आ जाता हूं। सो आज अगर क्रूड की प्राइस इंटरनेशनल बढ़ेगी तो वो अपनी जगह पे है पड़ा, और एक मसला है दुनिया। आपने डिवैल्यूएशन की बात की, डिवैल्यूएशन कोई ऐसी चीज नहीं है कि मेरी दुकान में एक चीज पड़ी है ₹5 की और मैंने ₹10 की कर दी। ये डिमांड एंड सप्लाई सिचुएशन है। खुरम दस्तगीर इकोनॉमिस्ट है, मैं भी छोटा सा तालिब इल्म। डिमांड एंड सप्लाई, जितने डॉलर्स आपके मुल्क में आ रहे हैं और जितने डॉलर्स आपके मुल्क से जा रहे हैं, ये डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से प्राइस फ्लक्चुएट करती है। गवर्नमेंट उसमें ये रोल प्ले कर सकती है, और स्टेट बैंक, किसी का सेंट्रल बैंक ये रोल प्ले करता है कि अगर उसके पास फालतू डॉलर्स पड़े हैं तो वो मार्केट में डॉलर्स फेंकना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से सप्लाई बढ़ जाती है और प्राइसेस नीचे आ सकते। अगर आप समझते हैं कि गवर्नमेंट आखिरी साल में इस वक्त $27 अरब की रिजर्व्स है, सेंट्रल बैंक के पास $18 अरब है, और तकरीबन $8 से $9 अरब कमर्शियल बैंक्स के पास है, हम मार्केट में डॉलर फेंकना शुरू कर देते हैं, प्राइस 180 से 140 130 तक आ जाएगी। लेकिन 2023 में अल्लाह जिसके नसीब में भी हुकूमत लिखेगा, उसके पास फिर ये चांस हो कि 5 साल वो भी स्ट्रगल करेगा। देखिए सिर्फ पॉइंट क्लियर, लेकिन सर देखिए, मेरा पॉइंट, आप अगर अच्छा रिजर्व छोड़ के जाएंगे तो ये जो आवाम के साथ हो चुका है उसका जो सस्टेनेबल ग्रोथ होती है किसी भी इकोनॉमी की, वो ऐसे ही ट्रबल करती है, वो तकलीफ देती है, क्योंकि हम सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। हम इस कौम का अगले 10 साल का प्लान सोच रहे हैं। एक चीज और, अगर चांडिया साहब ने फरमाया कि जनाब महंगाई होगी क्योंकि इनके खर्चे ज्यादा है, सर इस खर्चे का कंपैरिजन करने के बैरोमीटर्स है ना। एक बैरोमीटर ये है कि जरदारी साहब ने टोटल 19 दौरे किए बरतानिया के अपने 5 साल दौरे हुकूमत में, 23 दौरे किए नवाज शरीफ साहब ने सिर्फ लंदन के, बरतानिया के, उसमें से 20 उनके जाती थे, बच्चों से 400 दौरे कर, हम 3 ना यहाँ पे लोगों को चीजें सस्ती मिलनी चाहिए सर। दूसरी मैं कंपैरिजन बता दूं, दूसरा जो इशू आता है वो करप्शन की वजह से आता है। आप ये खुरम दस्तगीर साहब ने कहा ना करप्शन, ये वही करप्शन है जब आप पैसा उठा के बाहर ले जाएंगे। ये फरमाइएगा, बड़ा सिंपल सवाल कि ये जो रोज कीमतें बढ़ रही हैं, मतलब बिजली की कीमत, आप पेट्रोल की कीमत बढ़ी है ना, इससे देखिएगा बिजली की कीमत बढ़ेगी, खाने पीने की अशिया की कीमत बढ़ेगी, किराए बढ़ेंगे, हर चीज बढ़ जाएगी। जब ये बढ़ेगी तो आपका क्या ख्याल है, इससे गुर्बत कम होगी या गुर्बत में इजाफा होगा? देखिए, इसके दो कंपैरिजन। पहली तो बात है कि अभी पेट्रोल कीमत आज बढ़ी नहीं है और उन्होंने ₹15 की समरी भेजी। अब प्राइम मिनिस्टर साहब कितना अप्रूव करते हैं, ₹8 करते हैं, 10, ये तो अब रात को 12 बजे के बाद पता चलेगा। इनडायरेक्टली तो आप भी जानते हैं कि बिजली भी तेल से पैदा होती है, ट्रांसपोर्टेशन के साथ भी लिंक है, सब चीजों के साथ हर चीज महंगी होगी ना। गवर्नमेंट कुछ देखिए चीजें तो गुर्बत उससे कम होगी या ज्यादा होगी? सर आज प्राइम मिनिस्टर साहब कह गए हैं कि आप अगले 1.5 साल देखें, गुर्बत बहुत कम हो जाएगी, खुशहाल पाकिस्तान बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो अब आप खुद फरमाइए कि जब इस तरह फ्लक्चुएशन होगी तो गुर्बत में इजाफा होगा, गुर्बत में कमी नहीं होगी। पीछे के थोड़े फैक्टर्स को थोड़ा डिफाइन कर ले कि पिछले कोई गुर्बत में अगर इजाफा हुआ, ये नॉर्मली 5 कैटेगरीज होती हैं। आई एम श्योर कि खुरम दस्तगीर साहब लेवल्स को जानते हैं। पॉवर्टी के 5 लेवल, एक होता है $5 पर डे की इनकम होती है, फिर $3.8 का लेवल है, फिर $1.8 और फिर $1 से कम। ये चारों इनकम ग्रुप्स की मैं परसेंटेज बता देता हूं। जो $5 से ज्यादा का जो ग्रुप है वो 78% पहले गुर्बत पे था, अब 77.6% पे आ गया। जो $3.8 का था वो पहले 23 पे था, अब 21% पे आ गया। और $1.8 पर डे जो इनकम ग्रुप्स था वो पहले 17 पे था, अब 15.5% पे आ गया। सो इन रियल टर्म्स गुर्बत कम हुई है। यस, जो इशू है कि लोगों की जो इनकम है वो कहीं से अगर ग्रो नहीं कर पा रही, तो प्राइम मिनिस्टर बार बार कहते हैं कि अगर इस वक्त कंपनीज पैसा बना रही हैं, स्टॉक एक्सचेंज पैसा बना रहे हैं, ये स्टेट ने करना है सर, स्टेट का काम है सर। टेक्सटाइल मिल वाले के गर्दन पे नाखून रख के ये नहीं कह सकते कि तुम 20,000 से 25,000 पॉलिसी बना सकते हैं सर। आप आपने वेजेस पॉलिसी बनानी है कि इससे कम से कम तनख्वाह ये होगी और इंश्योर करेंगे फैक्ट्री मालिकान के सबको इतने पैसे मिनिमम सैलरी। पीपल्स पार्टी ये करती रही अपने दौर में। हमने सैलरी 20,000 पे मिनिमम कर दी है, एक एवरेज सैलरी। इसमें पाकिस्तान में आधे से ज्यादा इंडस्ट्री 20,000 नहीं दे रहे सेक्टर वाइज। मेरे ख्याल में तो मीडिया में भी शायद आप लोग कह रहे हैं कि 20,000 ना दे रहे। तो ये स्टेट, जब स्टेट कमजोर होगी तो ये होगा ना सर, स्टेट को मजबूत करें, गवर्नमेंट का काम है ये। एक है एथिकल कोड फॉलो करना कि आपसे रिक्वेस्ट है, चॉइस प्लीज इनको अपनी तनख्वाहें जो है मिनिमम पर दे। दूसरा है कि चेक एंड बैलेंस, इन्हें कहा जाए कि आप
शिकायत दर्ज कराए और आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो पहले स्टेज में प्राइम मिनिस्टर बार बार कहते हैं कि यार आप लोग कमा रहे हैं, इनको भी दीजिए। खुर्रम साहब, आपको पता है सब कुछ कि गुर्बत कितनी है पाकिस्तान में और किस तरह गुर्बत पाकिस्तान के अंदर कम हो रही है, महंगाई के बावजूद खुशहाली भी हो रही है, पेट्रोल का इशू भी आपके सामने, जिस तरह लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो पाकिस्तान के अंदर कितनी डेवलप हुई है, ज़री शोबे के अंदर गवर्नमेंट ये कहती 1400 अरब रुपया डाला गया, तो इससे तो पाकिस्तान को मेरा ख्याल यूरोप तक पहुंच जाना चाहिए था। तो साहब, हर जुम्मे के रोज ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है, जो सरकारी इदारा है, वो हसास कीमतों की इंडेक्स जारी करता है, जो 51 चीजें पाकिस्तान के गरीब तरीन लोगों को चाहिए उनकी कीमतों का एक वॉच करता है। वो नकिल 20 से ऊपर है, 20% से 21%, 22%, 20 से नीचे नहीं आ रहा। तो जो पाकिस्तान के गरीब तरीन लोग जो हैं उनको हर हफ्ते 22% महंगाई का सामना है। तो मैं आपको बता सकता हूं एक मुंतखब नुमाइंदा होने के नाते कि मेरे पास लोग आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमने अपनी बच्चियों को स्कूल से उठा लिया है क्योंकि हम उनकी फीस नहीं दे सकते। तो जब पाकिस्तान के, और ये गरीब लोग नहीं है, ये मुतवस्सित तबके के लोग हैं, लेकिन उनको एक चॉइस करनी पड़ी है कि देखिए ना, हुकूमत की नाअहली का गड़ा ये है कि जब दवाइयां 500 गुना महंगी कर दी हैं तो वो शख्स जिसने अपने वालिदैन के लिए दवाई खरीदनी है उसके सामने ये चॉइस आ गई है कि मैं अपनी बच्ची की स्कूल की फीस दूं या मैं अपने जो मेरे वालिदैन हैं उनको मैं जिंदा रखूं। तो उसने जिंदगी का फैसला किया, उसने अपनी बच्ची को स्कूल से उठा लिया है। और मेरे पास लोग आए हैं जो ये बात कर रहे हैं। तो जब इशू इस किस्म के हों और मुस्तकिल ये दवाइयों का रॉ मटेरियल महंगा है ना, देखिए खुर्रम साहब, जब दवाइयों का रॉ मटेरियल महंगा होगा और सेकेंडली जब डॉलर फ्लक्चुएट होगा तो जाहिर है फिर दवाई महंगी होगी अल्टीमेटली। खुद ही यही तो मैं कहता हूं जी, एक तो खुद ही डिवैल्यूएशन करते हैं और दूसरा ये है कि पाकिस्तान में दवाइयों की कीमतें पाकिस्तान की काबीना का इस्तेहकाक है। एक एक रुपया जो 2018 के बाद 500 गुना कीमत बढ़ी है उसके बराह रास्त जिम्मेदार इमरान खान और उनके वज़रा हैं। उनको जवाब देना पड़ेगा कि ये क्यों हो रहा है। और देखें ना, अब आपसे ये अगला इशू है कि जी कहा जी हम तो बड़े जबरदस्त इंतजाम करने वाले हैं। पाकिस्तान का सर्कुलर डेट जो हम 1100 अरब रुपए पर छोड़कर गए थे, अब वो 2700 अरब रुपए हो गया है। तो एक और गड़ा है जिसमें हमें गिरा दिया है और फिर इस गड़े में निकालने के लिए हमें कहा है कि जी फरवरी के ऑलरेडी बिजली की कीमतें 2 गुना से 200% से ज्यादा बढ़ चुकी हैं। हमें कहा जी इस महीने आपने 3 रुपए 20 पैसे और देना है क्योंकि हमसे तो ये मामला कंट्रोल नहीं हो रहा। अब वो कहते हैं बिजली की कीमत क्यों बढ़ रही है, क्योंकि तेल की कीमत बढ़ रही है। असल बात यह है कि ये LNG को लाने का जो इंतजाम करना था, जो बेहतर मैनेजमेंट करनी थी, उसमें फिर नाकाम है। तो लिहाजा उसकी तमाम कीमत जो है वो पाकिस्तान के अवाम को देनी पड़ी है। तो इमरान खान साहब ने यह कहा था एक जमाने में कि जब करप्शन होती है अवाम करप्शन की कीमत महंगाई की सूरत में देते हैं, लेकिन यहां अब इसको अमेंड करना पड़ेगा कि जब करप्शन होती है अवाम करप्शन और नाअहली और माफिया सरपरस्ती की कीमत महंगाई की सूरत में देते हैं। और पाकिस्तान का एक एक शहरी जो है अब वो जख्म है, उसका गला कटा हुआ है क्योंकि समझ नहीं आ रही कि महंगाई तो इमरान खान से कम कंट्रोल होने वाली नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं कि नए इंतखाबात पाकिस्तान का इंतजाम चला सके। ये ओन साहब को जवाब देना चाहते हैं, मैंने उसके बाद चांडी साहब की बात लॉजिक से करेंगे और ठंडे दिमाग से करेंगे। दस्तगीर साहब ने कहा कि जी दवाइयों की कीमतें बढ़ गई हैं और 2018 का उन्होंने कोट किया। दवाइयों की जो मेजॉरिटी प्राइस बढ़ी है वो 2020 और 21 में बढ़ी है और उसकी रीजन से बड़ी सिंपल है। पैरासीटामोल, पैनाडोल आप घर में खाते हैं, इसका जो एसिमेटाफॉन जो इसका जो इंग्रेडिएंट सॉल्ट आता है वो सारा चाइना से आता है। चाइना से जो चीज आ रही है सारी दुनिया जानती है कि इस वक्त $1200 का कंटेनर $8000 में आ रहा है और जो इंग्रेडिएंट्स वहां से आ रहे हैं उनकी अपनी 200% जब आपके इंग्रेडिएंट्स की प्राइस बढ़ेगी, इंडिया में नहीं बढ़ी सर। ये आपको इंडिया में नहीं बढ़ी सर। अच्छा एक चीज और, अच्छा मजे की एक और बताऊं, वेरी वेल सेड माशाल्लाह, वेरी वेल फॉर्म। ये दोनों जो पैनाडोल और ये दवाइयां हैं वो चाइना और इंडिया दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं। तो इंडिया एक्सपोर्ट नहीं करता,
دوائیوں کے انگریڈینٹس انڈیا ایکسپورٹ نہیں کرتا, وہ ایکسپورٹ کرتا ہے, امپورٹ نہیں کرتا. ہم امپورٹنگ کنٹری ہے, ہم یہاں پہ پاکستان میں اس کے سالٹ نہیں بناتے. یہ کون ان کو سمجھائے گا؟ لاجسٹک کی کاسٹ, انگریڈینٹس کی, سالٹ کی کاسٹ, سپلائی چین کے پریشر, وہ چیزیں ایسی آتی ہیں. لیکن الٹیمیٹلی گورنمنٹ ذمہ دار ہوتی ہے کہ جب آپ پیٹرول کی قیمت بڑھا دیں گے, بجلی کی قیمت بڑھا دیں گے, ڈالر فلیکچویٹ کرے گا باہر سے, اس کے ساتھ ہی ہر چیز جو امپورٹ کرنی ہے وہ مہنگی ہو جائے گی. جب وہ مہنگی ہوگی تو اس کے بعد عوام کو تکلیف ہوگی. کرپشن سے اٹیچ کیوں نہیں کرتے؟ اب تو اس وقت 3.5 سال میں کوئی کرپشن نہیں ہوا. یہی تو چیزیں بات, سستی یہی بات قوم کو یہ بتانا شروع کرے نا کہ اگر آپ کے اشرافیہ, اگر آپ کے حکمران پیسے لوٹ کے ملک سے باہر جائیں گے تو چاہے صاحب یہ وہی پارٹی کے دور میں مہنگی ہونی چاہیے تھی, نون لیگ کے دور میں مہنگی ہونی چاہیے, بات سستی تھی. اس اچھی گورنمنٹ میں کمال ہے, ویسے آپ کی کمال ہے کہ دو اگر گورنمنٹ گزر گئی, دونوں کرپشن کر گئی, اور اس وقت کا سارا کرپشن کا بوجھ ہم اٹھا رہے ہیں. اس کا آج اٹھا رہے نا, کیونکہ آج ہر چیز افیکٹ آج پیٹرول پہ آ رہا ہے, اس کا افیکٹ آج بجلی پہ آ رہا ہے, اس کا افیکٹ اس وقت گیس پہ آ رہا ہے, اس کا افیکٹ دوائیوں پہ آ رہا ہے. آپ کو پیپلز پارٹی کی حکومت میں پتہ لگا کہ میاں نواز شریف صاحب کے 4 فلیٹ لندن میں ہے؟ آپ کو پیپلز پارٹی نواز شریف صاحب کے دور میں پتہ لگا تھا کہ پیپلز پارٹی زرداری صاحب کا اور آپ کا خیال یہ ہے کہ فلیٹس اگر ختم ہو جائیں, واپس آ جائیں تو مہنگائی ختم ہو جائے گی. کرپشن کا ہے جو صاحب برے کو برا جانیے. چانی صاحب آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں, بریک میں نے لینی ہے. اون عباس صاحب کا بلکہ پوری حکومت کا خیال یہ ہے کہ اگر آپ کرپشن نہ کرتے تو آج پاکستان مختلف ہوتا, اور آپ آج بھی اگر وہ سارے اثاثے بیچ کے ملک کو دے دیں تو یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. چھوٹے بریک کے دوبارہ حضرت پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. چانی صاحب, ایشو صرف وہی ہے کہ ذمہ دار آپ ہیں یا نون لیگ ہے. آج اگر کوئی چیز بھی مہنگی ہے یا ملک کے اندر معاملات خراب ہو رہے ہیں یا وزراء پرفارم نہیں کر رہے تو ظاہر ذمہ دار تو پھر آپ ہی ہیں. آپ اپنی ذمہ داری قبول کیوں نہیں کرتے چانڈی صاحب؟ ایک ہی بات. چودھری صاحب, پہلی بات تو 2 منٹ 3 منٹ ہمیں بولنے دیں. اون صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی, بڑی لمبی چوڑی باتیں کی ہیں. پی ٹی آئی والے آج کل کسی کو بولنے نہیں دیتے, وہ اپنی جو باتیں ہیں وہ کر جاتے ہیں لمبی چوڑی. اب حکمران ہے, آپ بھی رعایت کر دیتے ہیں, لیکن جتنی گفتگو انہوں نے فرمائی ہے اچھا ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں, میں زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں, مجھے نہیں پتا مارکیٹنگ کی, مجھے ریٹنگ کا پتہ نہیں ہے, لیکن ایک بات پبلک کے آدمی کہتے تھے جانتا ہوں, نااہل حکومت, نالائق حکومت جواز بتاتی ہے. یہ وجہ تھی قابل اہل وطن پرست عوام دوست حکومت مسئلے کا حل نکالتی ہے. یہ سوائے جواز بتانے کے اور کیا کرتے ہیں؟ جب بھی آتے ہیں اس نے ایسے کیا ہے, نون لیگ نے کیا ہے, پھر بھائی آپ نے کیا کیا ہے آپ بتائیں نا. باتارو بھلو کام رو کھوٹو, آپ نے کرنا کیا تھا؟ لیکن میں چودھری صاحب خدا گواہ ایک دن بات کرتا ہوں آپ سے 1 منٹ کی, وہ یہ پہلے دن سے جب سے یہ حکومت کوئی میگا اسکیم ہے کرپشن کا, گورنمنٹ کا کمال ہے ویسے. یار چودھری صاحب سن تو لیں, بیڑا غرق ہو گیا ہے. چینی کا آپ نے سنا ہے, پیٹرول کا آپ نے سنا ہے, گیس کا آپ نے سنا ہے, ساری باتیں تو آپ نے سنی. ابھی 2 ارب روپے کیا ایک آدمی کا دعویٰ لے کے آیا ہے. آپ کیا کرتے ہیں؟ ان کو چھوڑیں, میری بات سنیں. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں ان کے بس کی بات نہیں, معیشت کو بلند کرنا کھڑا کرنا ان کے بس کی بات نہیں ہے. پاکستان کو معاشی بحران سے نکالا ان کے بس کی بات نہیں ہے. ان کا تدبر یہ تھا, ان کی دانشمندی یہ تھی, ان کو ملک معاشی طرح ایسے خوشحال کرنا تھا, ہم مرغیاں تقسیم کریں گے. خدا آپ کو پہنچ سکتا ہے, ہمارے بس کی بات نہیں ہے. ہم بھوک ختم کریں گے, روٹیاں مفت میں بیچیں گے. ہے کوئی خدا کا بندہ ان سے پوچھنے والا؟ ہم بھینسیں بیچیں گے, معیشت کھڑی ہو, کچھ بھی نہیں ہو سکا. چلیں چھوڑے. ابھی اس دن کمال کیا خان صاحب نے, وزیر اعظم نے کمال کیا. چودھری صاحب بڑے تم تراک سے قوم سے خطاب فرمایا ہے, کہنے ایک مسئلے کا حل ڈھونڈ کے لایا ہوں, وہ مسئلہ جب کروں گا پورے پاکستان میں خوشحالی کی لہر آ جائے گی. وہ ہم سب پڑے کھڑے ہو گئے. چلو شکر الحمدللہ. خان صاحب باتیں ایسی بڑا کوئی منصوبہ لائے. منصوبہ کیا تھا؟ ایک آدمی کو 2 مرغیاں تقسیم کریں گے. ہے کوئی ان سے پوچھنے والا؟ اب باتیں کرنے کا کیا ہے؟ اور صاحب اچھی باتیں کر رہے ہیں, سوائے ٹیکنیکل باتوں کے یوں ہو گیا یوں, اس کو چھوڑے. میں پبلک کا آدمی ہوں, میں کہتا ہوں جتنا پاکستان کا عام آدمی آج غربت میں ہے, آج تکلیف میں ہے, آج مہنگائی بھگت رہا ہے, پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا. آپ لوگوں سے پوچھیں تو صحیح. وزیر صاحب آج بھی کہا ہے کہ 5 سال بعد جا کے فیصلہ کریں گے, قوم فیصلہ کرے گی. اگر ہم نے غربت ختم کر دی, خوشحالی آ گئی تو پھر ہم اگلے 5 سال کے لیے بھی ہوں گے.
آپ 1.5 سال اور انتظار کریں, آپ کی جلدی کیا ہے سر؟ وہ آپ کے پاس اب آپ جیلیں ہیں, اس کے علاوہ کوئی چودھری صاحب آپ دونوں سر. چودھری صاحب میں یہ کہتا ہوں, ان کے سارے وزیر اعظم بھی, ان کے سارے بھونپو وزیر بھی, اور سارے کے سارے یہ کہتے ہیں کہاں ہے مہنگائی, کہاں ہے مہنگائی. میں اس کو کہتا ہوں یہ اندھی حکومت ہے جس کو مہنگائی نظر نہیں آتی پاکستان میں, وہ اور مسائل کیا نظر آتے ہوں گے. 5 سال کے بعد یہ کیا کریں گے؟ ان کو جو بھروسہ ہے نا, وہ انشاءاللہ آنے والے 5 سال میں وہ بھروسے پر نہیں چل پائیں گے. ان کی انشاءاللہ ان سے انگلی چھوٹ جائے گی. کہ بھروسہ ختم جس ہو انگلی گیا کو پکڑ کے چل رہے وہ انگلی نہیں رہے گی انشاءاللہ. خرم صاحب کے پاس جانے. خرم صاحب یہ فرمائیے سر, یہ آپ تو بہت زیادہ ہوپ فل ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ بھی آپ کی ملاقات ہو جائے گی, ترین صاحب میاں شہباز شریف صاحب سے ملیں گے, آصف علی زرداری صاحب سے ملیں گے, پھر چودھری صاحبان سے ملیں گے, 32 لوگ ان کے پاس ہے, وہ 32 لوگ آپ کا ساتھ دے دیں گے, یہ حکومت چلی جائے گی. جبکہ گورنمنٹ کا آج بھی دعویٰ ہے کہ آپ عدم اعتماد نہیں کر سکیں گے, آپ کے لیے تو جیلیں بھری جا رہی ہیں, جیلیں تیار کی جا رہی ہیں, تو آپ تو سیدھے 18 تاریخ کے بعد جیلوں میں جانا شروع کر دیں گے. تو انقلاب کون لے کے آئے گا سر, تبدیلی کون لے کے آئے گا اس ملک میں؟ لیکن جو صاحب میں پہلے پھر دہرا دیتا ہوں کہ عمران خان نے کہا تھا کہ جب کرپشن ہوتی ہے عوام کرپشن کی قیمت مہنگائی کی صورت میں ادا کرتے ہیں. اب ہمارے پاس 2 جگہوں سے شواہد اور ثبوت آ رہے ہیں نا جی. ایک طرف بیورو آف اسٹیٹسٹکس کہہ رہا ہے کہ غریبوں کے لیے مہنگائی 22% ہے, دوسری طرف ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہہ رہا ہے کہ پاکستان 17 درجے مزید گر گیا ہے نیچے, اور جو مسلم لیگ نون نے جہاں 117 پہ چھوڑا تھا وہاں سے 23 درجے نیچے گر گیا ہے. تو عمران خان کی ویسے تو باتیں درست نہیں ہوتی, لیکن یہ بات بڑی زبردست ثابت ہوئی ہے کہ جب کرپشن ہوتی ہے تو ساتھ مہنگائی بھی, اب دونوں چیزیں جو کہ ساتھ ساتھ بڑھ رہی ہیں تو اب ثبوت دونوں طرفوں سے آ گئے. دوسری بات یہ سر, وہ یہ کہتے ہیں آپ کی کرپشن ہے, آپ نے اگر سرے محل نہ بنائے ہوتے, آپ نے اگر فلیٹس نہ لیے ہوتے, آج پاکستان کی حالت جو مرضی کہہ لیں, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو خود چونکہ 1500 دفعہ اس کے اوپر بیانات داغے تھے, اب اسے بھاگا نہیں جا سکتا, جتنا مرضی اس کو آپ ڈسگریس کر دیں. لیکن یہ بات تو واضح ہو گئی کہ جب کرپشن بڑھی ہے تو پاکستان میں مہنگائی بھی بیک وقت بڑھی ہے. اب یہ دونوں طرف شواہد موجود ہیں. جو سوال آپ نے کیا جوائے صاحب, آنے والے دنوں میں ایشو پہلا یہ ہے کہ پاکستان میں جو 2018 کا جو انتخابات تھے جس میں مینڈیٹ چوری ہوا, لیکن اس میں چلیں ہم مان لیتے ہیں کہ 31.8% پاکستانیوں نے عمران خان کو ووٹ دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ 68% جو ووٹر تھے, تقریباً 3 کروڑ 70 لاکھ, جنہوں نے عمران خان کو ووٹ نہیں دیا, ہم ان کی آواز بن کر اس ہائیبریڈ نظام کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں, اس کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ ہم کوشش جاری رکھیں گے, جہاں سے بھی ہمیں حمایت ملی ہم اس کو جاری رکھیں گے, کیونکہ اصل مقصد عمران خان کو گرانا نہیں ہے. جوہر صاحب اصل مقصد ہو گئے. خرم صاحب یہ سوال یہ بھی ہے کہ اگر آپ ناکام ہو گئے, کیونکہ 13 کوششیں آپ اس سے پہلے بھی کر چکے ہیں, ہر کوشش میں آپ کو ناکامی ہے, اور اگر یہ آخری کوشش بھی آپ کی ناکامی ہوگی, آخری جواب بھی آپ ہار گئے, تو کہاں سینڈ کریں گے پھر؟ مداخلت سے پاک انتخابات چاہیے جوہر صاحب, صاف شفاف اور غیر آئینی مداخلت سے پاک انتخابات چاہیے. اصل مقصد وہ ہے, حکومت گرانا نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اون صاحب یہ فرمائیے سر, یہ آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ نے جیلیں تیار کر رکھی ہیں, اور جبکہ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ جیلوں کا دور ختم ہو گیا, ہم آئیں گے اور اس کے بعد آپ چلے جائیں گے. بات جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہونے کی دیر ہے, اس کے بعد آپ خود دیکھیے کیا ہو رہا ہے. تو آپ اتنے ہوپفل کیسے ہیں؟ آدھا سوال تو اپنی مسکراہٹ میں آپ نے خود ہی جواب دے دیا کہ یہ کتنے سیریس ہیں, لیکن میں چانڈیو صاحب کا تھوڑا سا جواب دیتا ہوں. اتنا غربت کا انہوں نے لمبا وہ جو دیا ڈیٹیل بتائی, کیا اس میں یہ ایکسپلین کریں گے اس غربت میں سندھ کا کتنا حصہ ہے؟ میں جو ہے صرف 5 بڑے فیکٹرز بتا دیتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے کہ جو پاکستانیوں کے مسائل اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن صوبہ سندھ کے ساتھ وہ 5 مسائل ٹاپ کرتے ہیں. پاکستان کا سب سے لو لٹریسی لیول, تعلیم کا سب سے جو لو لیول ہے وہ سندھ میں ہے. پاکستان میں انفنٹ مورٹیلٹی, جو بچے پیدائش کے ساتھ فوت ہوتے ہیں, وہ سندھ میں ہے. پاکستان میں جو مال نیوٹریشن کی وجہ سے جو بچے بڑے نہیں ہو پاتے, وہ سندھ میں ہے. پاکستان میں ایکسٹریم وائلیشن, نواب شاہ میں جو 6 قتل ہوئے ہیں, وہ ایشو صرف سندھ میں ہے. اور 5واں ایشو کیا تھا؟ لویسٹ پر کیپٹا انکم, پاکستان میں سب سے زیادہ کم آمدنی سندھ میں ہے. اگر غربت کے یہ 5 لیول سندھ کے ساتھ ہے تو باقی پاکستان. اب دیکھیں یہ جواب چانڈی صاحب نے دینا, لیکن میں یہ دیکھیں ٹیکس میں سب سے آگے سندھ,
अच्छा, गैस सप्लाई पाकिस्तान की तमाम बड़ी कंपनीज के सर इसी पहले सवाल, पाकिस्तान की तमाम बड़ी कंपनीज का हेडक्वार्टर कराची में है, तो ये क्लेम आपका सारी कंपनी शिफ्ट कर, कराची सिंध में है ना सर, ये इशू नहीं है, कराची सिंध में है सर। तो फिर हर सुबह अपना डिक्लेयर करें, क्योंकि मेरे पास गैस है, मेरे पास माली आमदनियात है, मेरे पास दैट इज नॉट फेडरेशन। जब आप ये बात करते हैं तो आप इनकम का भी जिक्र कर रहे हैं, गुर्बत की बात, मैंने गुर्बत की बात, सिंध और कराची की वजह से आपको सर असली वजह है ना कि कराची का आधा पोर्शन तो इंटीरियर सिंध में चला जाता है, इस वजह से वो कराची वाले कहते हैं कि हमारा शेयर पूरे सिंध के वसाइल का 50% बनता है, हमें 10% तो बनता आप फिर तोड़ दें सिंध को सर, मैं क्यों करूं, हम फेडरेशन के हामी, मैं बात सिंध की कर रहा हूं, मैं गवर्नेंस की बात कर रहा हूं, मैं गुर्बत की बात कर रहा हूं, फिर सूबाइयत की बात क्यों कर रहे हैं आप? हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, मैं सिंध की एडमिनिस्ट्रेशन की बात ना करूं, वो होली का हुआ है क्या? उनकी गवर्नेंस की बात नहीं हो सकती? पंजाब में ठीक हो रहा है सर, मैं जो आप हम पे इल्जाम लगाएंगे, हम आपका पॉइंट ना बताएं, ये मैंने चीजें आपको बता दी। अब आप देखेंगे पेट्रोल अगर महंगा कर देंगे, गैस आप महंगी कर देंगे, बिजली आप महंगी कर देंगे, तो सिंध हो, पंजाब हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, बलूचिस्तान हो, सर हर जगह पे महंगाई होगी। आपका सवाल रह जाएगा, मैं वो कि सवाल फाइनल कर जाऊं। आपने दूसरा पूछा कि जी जेलों में कौन जाएगा। चलो सर, बड़ा सिंपल से, हमने 3.5 साल 4 साल एहतसाब चलाया, हमने मकसूद चपड़ासी से पापड़ मंजूर पापड़ वाला बता दिया कि किसके अकाउंट में कितने पैसे, कितनी ट्रांजैक्शन, वो 64 का जो एक नैब में जला गया ना, वो बता दो। हमारी आज हमारी एक रिक्वेस्ट भी है, एंड आई एम श्योर खुर्रम दस्तगीर साहब मान जाएंगे, लेट दिस नेशन हैव दिस चॉइस कि वो अपनी कौम देखे कि अगर जवाद शरीफ साहब ने करप्शन किया है तो उसको लाइव देखते हैं, डे टू डे देखते हैं, सारा दिन देखें और हियरिंग करते हैं डे टू डे। 2023 से पहले इसका आप कर दें, गवर्नमेंट है ना, हम चाहते हैं, अल्लाह करे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये मान कानून बना देना। अच्छा, होगा पता है क्या? कानून बना होगा पता है क्या? 2023 में जब हम जाएंगे अवाम के पास, या हम शर्मिंदा या ये हम लोगों से माफी मांगे, हमने गलत केस बनाए थे, या ये माफी मांगे कि ये करप्शन की वजह से। देखिए, माफी छोड़ दे, 3.5 साल इतनी दफा एतमाद की बातें हो चुकी हैं। ये आज से 2 हफ्ते पहले स्टेट बैंक के बाद क्या हुआ था? आपने सेनेट ही देखा, बड़ी मेजॉरिटी के साथ है, ऑपोजिशन लीडर नहीं बैठा था। जिस दिन हमने बजट पास करवाया, शहबाज शरीफ साहब मौजूद नहीं थे। साहब कुछ कह रहे हैं सर जी, मैं ये कह रहा हूं कि इनको मौका मिल गया है। देखिए, इनको मौका मिला है और इनका एहतसाब का नामी जो असल में इंतकाम था, पाकिस्तान की किसी भी अदालत से मुस्लिम लीग नून के किसी भी लीडर को एक पैसे की करप्शन ये साबित नहीं कर सके। ये रिकॉर्ड है पीटीआई का। इसका मतलब ये है कि इनका जो पूरा बयानिया है, इनका जो पूरा प्रोपेगेंडा है, तारीख को फर्द जुर्म आयद हो रही है मियां शहबाज शरीफ साहब पे, हमजा शहबाज साहब। जी देखिए, ये वो पूरा केस है जो नैब में लड़ा जा चुका है और जिसमें उनको बिल दे दी गई कि कोई शवाहिद और सबूत नहीं है, और जिस तरह वक्त गुजर रहा है, हालात जो है ये बता रहे हैं कि ये इस काबिल नहीं है, क्योंकि इनका फिर कहता हूं, ये तमाम इल्जामात हैं, हद तक इज्जत है, तौहीन है, और असल रिकॉर्ड ये है कि पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में इस कदर जो है जराइम बढ़ रहे हैं कि पिछले 3 माह में 14 पुलिस के मुकाबले हुए हैं। इन्होंने डाकुओं को कत्ल किया है क्योंकि ये वहां से भी नाकाम थे, क्योंकि गुज़श्ता साल के आखिरी 3 महीनों में, अक्टूबर नवंबर में खासतौर पे, हर सेक्टर में इस्लामाबाद के इतनी ज्यादा डकैतियां हुई, कत्ल हुए, करोड़ों रुपए लोगों के लूटे गए, और ये क्या हुआ कि जी पुलिस मुकाबले करो तो हम ठीक कर लेंगे, लेकिन वहां भी कंट्रोल नहीं हो रहा। तो मेरी ये गुजारिश है कि ये जो झूठ का प्रोपेगेंडा है ना, वो सवाई इसके और कोई चीज रह नहीं गई। और 3.5 साल बाद, बल्कि 3.25 साल के बाद, अभी भी पिछली हुकूमतों का कहना, इसका मतलब ये है कि आप खुद बिल्कुल ही नालायक हैं, आप नाअहल हैं, और आप माफिया के सरपरस्त हैं कि आप पाकिस्तान को किसी भी तरह इंप्रूव करने में नाकाम हुए। और जो आखिरी कसर रह गई थी कि जो अमन का तोहफा हमने दिया था पाकिस्तान को पिछले 7 महीनों से, जब से जुलाई में चीनी कारकुनों 9 चीनी इंजीनियर्स को दहशतगर्दी का हमला हुआ, तब्दील आप भी हुकूमत को नहीं कर सके। इस तमाम तर बैड गवर्नेंस के बावजूद, पूरा ये जो आपने व्हाइट पेपर बनाया गवर्नमेंट के खिलाफ, इसके बावजूद गवर्नमेंट का आप कोई एक बाल भी तोड़ सके, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं खामी कमजोरी आप में भी है। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। चांदी साहब, आप इनके खिलाफ एक व्हाइट पेपर बना रहे हैं, आप इनके खिलाफ एक चार्जशीट बना रहे हैं, जबकि इन्होंने सिंध का एक पूरा चैप्टर बना रखा है कि सिंध के अंदर क्या क्या बैड गवर्नेंस है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है। ये कहते हैं कि आप हमें छोड़ें, आप अपने आप को ठीक करें पहले। मैं आपसे यही कह रहा था, थोड़ी देर पहले मेरा जवाब याद करें। मैंने कहा था ये अंधी हुकूमत और इसके तर्जुमान अपना कोई कारनामा नहीं बता रहे।
दूसरों की बुराइयां गिनवा रहे हैं। अभी सवाल आपने कुछ किया और ये हमारे भाई मेरे चांडी साहब बहुत बुजुर्ग अच्छा हैं जब सर, बोलते हैं, आई एम श्योर कि आपने अल्फाज गलती से इस्तेमाल कर दिए, उम्र में मुझसे बड़े और सीनियर है सर, आई एम श्योर कि अल्लाह ने आपको ये जो वजादारी है चांडी साहब, मेरा ख्याल है आप गलती से आपने इस्तेमाल कर दिया, आई एम श्योर आप मेरा ख्याल है अपने अल्फाज को ठीक कर आप लें, माफी मांग लेंगे सर, मेरा ख्याल है चांडी ये साहब, बुजुर्गी में सर आपको सूट नहीं करता सर। नहीं, सुने मेरे भाई, मेरे इतने सालों में जावेद चौधरी आपके सामने है, मैंने कभी ऐसा लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया जो तौहीन के जमरे में आता हो, लेकिन जब आप सर मैंने कौन सी गुस्ताखी कर दी है सर आपके साथ? अब सुने तो सही, दूसरे को बोलने मुंह से निकल जाता है, मेरा ख्याल है आपको अल्फाज वापस ले लेने चाहिए अपने। सर अब आप ये बताइए कि हमें जो गाली गलौज कर देते थे ये बुजुर्ग अगर ऐसे करेंगे तो आप यंगस्टर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? बेहतर से हराम है कि चांडी साहब तो ऐसी गुफ्तगू कभी भी नहीं करते थे, आज ये चांडी साहब ऐसे करते भी नहीं, चांडी साहब ने कभी किया नहीं। मुझे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो रही है सर, अल्लाह ने इतनी बुजुर्गी आपको दी है सर, थोड़ी सी वजादारी भी सर आ जाती सर। अरे यार बुजुर्गी हमने देख, अब आप बुजुर्गों को छोड़े, अल्फाज कौन सा जो आपको बुरा लगा है मैं माफी मांग लूं, क्या अल्फाज है? जी चांडी साहब आगे चले, कौन सा अल्फाज है आप बताएं? चांडी साहब अल्फाज कौन सा है मुझे बताएं तो मैं बात कर लूं। अल्फाज तो मैंने सब कुछ, मैं आज फिर कह रहा हूं, लीजिए को मुकम्मल रहने दें, बदमज़गी हो जाएगी सर। इस भले बदमज़गी मुझे परवाह नहीं है, इस अंधी हुकूमत को अपने मसाइल याद नहीं आते। आपने सवाल एक पूछा है, इन्होंने पूरी सिंध का एक मुजरमाना पर्चा छाया कर दिया है, मैं नहीं बता सकता, हम इलाका परस्ती नहीं करते, आप इलाका परस्ती पे उतर आए हो। आपने सिंध से जिस किस्म के सवाल पूछे, मैं बता सकता हूं आपको कि पंजाब में क्या आपने रिवायतें चला रखी है, पंजाब में अब किस अंदाज से हुकूमत चल रहे हैं। ऐसा मैं कह रहा हूं, सिंध में लाख बुराइयां हैं, बुराना खवातीन के जुलूस नहीं निकाले जाते सिंध में। आप ऐसे तफसील के साथ सिंध में आप जरा होश में बोले, आप बोलते पाकिस्तान की हुकूमत है, आप कहते हैं पाकिस्तान की पार्टी है, आपने एक पर्चा छाया किया हुआ है, आप सिंधी कौम के खिलाफ बोल रहे हैं, क्या किया है आपने? आप बताएं ना आपने क्या दिया है सिंध को? आप वफाकी हुकूमत है, आपकी बजट में कौन सा सिंध का मसला है? को जवाब देना आप चांडी साहब मुझे वैसे ये नहीं और साहब, चांडी साहब एक सेनेटर साहब 2 मिनट का सिर्फ नहीं, और साहब को नहीं, और साहब को आप बहुत टाइम दे रहे हैं, आप हमारी बात नहीं सुन रहे, हमारे को हमारे खिलाफ पूरी चार्जशीट सुनते हैं, चांडी साहब आप भी जवाब सुन नहीं रहे सुन सकते। हैं, चांडी साहब और किसकी सुन रहे हैं यहाँ पे? नहीं ऐसे चांडी साहब मैं तो समझ नहीं पाया वैसे उनको मेरी बात का गुस्सा क्या है। उन्होंने कहा हमारी हुकूमत ना है, चांडी साहब आपने कहा हमारी हुकूमत ना है, महंगाई है, ये मैंने कहा कि सिंध गवर्नमेंट के 5 मेजर इश्यूज के ऊपर रोशनी डाली और अचानक चांडी साहब ने अना का मसला बना लिया। मैंने भी अना का मसला बनाया, आप अपने सिर्फ चांडी साहब नहीं कह रहे हैं, अब तो फरदौस आशिक अवाम साहब भी कह रही है। पॉइंट ये है कि जब आप जा रहे हैं, गिनाई जाती है गुस्से में क्यों आ जाते हैं, मैं तो समझ नहीं। एक बड़ा आप जा रहे हैं, चांडी साहब 2 मिनट लूंगा सर। आज से 2 दिन पहले एक बड़ा आप चिड़चिड़े हो गए, इन्होंने हमारी इनके माफिया ने कैंपेन चलाई प्राइम मिनिस्टर साहब की जात के खिलाफ, हमें कहते हैं ना गालन इनकी बात नहीं कर रहा, ऑपोजिशन पार्टियों ने चले हमारे खिलाफ एक कैंपेन चलाई प्राइम मिनिस्टर साहब के खिलाफ और उनकी फैमिली के खिलाफ। आज तक किसी पॉलिटिकल पीटीआई में से हमने किसी की फैमिली के बारे में बात की हो, किसी की वालदा, किसी की बीवी, किसी की बहन, किसी की फैमिली का नाम लिया हो जो सियासत में ना हो, और जो ट्रेंड चला रहे थे जब उनके खिलाफ हमने हर आदमी कंडेम करता है सर। अच्छा दूसरी बात, अब उसका सपोर्टर नहीं है, इसी को जोड़ रहे हैं अभी चांडी साहब की गुफ्तगू से, हमारी गुफ्तगू से डिप्रेशन नजर आता है, कोई घबराहट नजर आती है, कोई परेशानी नजर आती है, कोई ऐसी गुफ्तगू में कोई ऐसा लफ्ज जो इनके शान शान कोई नजर आता है। मैंने कोई डिस्कशन में ऐसी बात ट्रेंड चले हैं ना, आपने अपनी तरफ नहीं देखा, जो आप जो ट्रेंड चला है, हम ऐसे अल्फाज है जो बयान नहीं कर सकते। बात सुने, हमारी तरफ से ऑफिशियली उसको कोई क्लेम दिया गया, कोई ऑनर किया गया, उधर से भी यही बात नहीं। आज मरियम बीबी का ट्वीट देखे ना कि हाशमी वो जो लड़का पकड़ा गया है जिसने प्राइम मिनिस्टर साहब की फैमिली के ऊपर चलाया, उसके ऊपर तकलीफ का इजहार कर रहे थे। चॉइस ऑफ फैमिली सब बराबर होती है, हमारे लिए प्राइम मिनिस्टर हमारे वालिद की जगह है। अगर उसकी फैमिली को बात करेगा, अगर मेरी बीवी में बात करे तो मुझे गुस्सा चढ़ेगा, मेरे बच्चों को भी चढ़ेगा। यही चीज सबके लिए जाती है। कोई पैरामीटर्स बना लेते हैं, कोई एथिकल कोड बना लेते हैं। एथिकल कोड गुस्सा देखे कि मुझ पे किस बात पे, मैंने सिर्फ ये कहा कि वहां लो लिटरेसी रेट है, तालीम नहीं है, गुर्बत है, उस बात पे इतना गुस्सा। मैं माफी मांग लेता हूं हुजूर अगर मैंने आपकी अना को थोड़ी तकलीफ दे दी। खुर्रम साहब ये फरमाइएगा सर, ये अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी आपकी, क्योंकि अभी भी गवर्नमेंट बड़ी होपफुल है, उनका ख्याल ये है कि आपकी 13 कोशिशें पहले नाकाम हो चुकी हैं, अब ये 14वीं कोशिश भी आपकी नाकाम हो जाएगी।
तो सब हुकूमत उस वक्त तक अपनी खुशी का एक ढकोसला करेगी जिस मिनट ये तहरीक अदम एतमाद फाइल नहीं हो जाती। ये फाइल ही तब होगी जब अल्लाह ताला के करम से हमें ये उम्मीद होगी कि हम इसमें मुकम्मल तौर पर कामयाब होंगे। इसीलिए हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो इख्तलाफात पैदा हुए थे पिछले 1 साल में, हमने भी और उन्होंने भी इसको भुला दिया है। और यही कोशिश है, मैं फिर दोहरा देता हूं, कि जल्द अज जल्द साफ, शफाफ और मुक्तदरा की मुदाखलत से पाक इंतखाबात हों, ताकि पाकिस्तान को इस नाअहल और माफिया सरपरस्त हुकूमत से निजात मिले और हम आगे बढ़ सकें मुईशत में, खारजा पॉलिसी में, वफाकियत में और जमहूरियत में। और जो बात रह गई थी कि आइन के तहत अभी वैसे खुर्रम साहब आप कह रहे थे कि हुकूमत गिराना हमारा मकसद ही नहीं है। अब अगर आपका मकसद नहीं है तो फिर मकसद या बदल गया है या फिर है। चांडी साहब थोड़ा टाइम रह गया, ये फरमाइए चांडी साहब। इंतखाबात चाहिए। चांडी साहब फरमाइएगा कि आप जब मकसद पूरे हो जाएंगे, इस बार मकसद पूरा कर लेंगे, कामयाब हो जाएंगे। मैं पहले और साहब की एक बात को बता दूं, मैं इमरान खान साहब की दूसरी शादी हो गई और मेरे से कोई इंटरव्यू ले रहा था, मैं उनकी वालदा के नाम मंसूब हॉस्पिटल का नाम लिया। ये शराफत की होती है तरबियत जो बिलावल साहब को है, ये सियासी लोगों की तरबियत है जो बिलावल साहब को है। जैसे ही उनकी वालदा का नाम आया, हालांकि वो मैं हॉस्पिटल का नाम ले रहा था, चेयरमैन साहब नाराज हो गए। चेयरमैन साहब ने कहा आपको किसी भी तौर पे इमरान खान साहब के घरेलू जिंदगी पे नहीं बोल रहा, उनकी वालदा मोहतरम है, हमें उनकी शरीक हयात में भी बात नहीं कर सकते। ये ट्रेनिंग होती है खानदान की, लेकिन उसके मुकाबले में इमरान खान साहब की गुफ्तगू तो सुने, उनकी जबान तो सुने। लगता है आपको वजीर आज़म बोल रहे हैं, लगता है आपको एक इस्लामी मुल्क के सरबराह बोल रहे हैं, न जिनको कोई तरीका है नाम लेने का, जो मुकद्दस तरीन नाम एहतराम से लिए जाते वो भी उनको लेने नहीं आते। लेकिन हमारा ये एतराज नहीं है, हमारा जो आपको अगर जिसने भी मैंडेट दिलाया है, खुदा के वास्ते लोगों की जिंदगी में आसानियां तो पैदा करें, आप इनकार ना करें, आप उनको ठीक करें। महंगाई नहीं है, आपके कहने से महंगाई नहीं है, जाकर पूछे बाजार में महंगाई नहीं है, लोग मर रहे हैं अपनी जिंदगी में। अभी खुर्रम साहब ने कहा वो दुरुस्त है, बच्चे स्कूल नहीं जा सक रहे हैं, लोग रो रहे हैं, क्या कयामत है पाकिस्तान में। और ये जवाब पे जवाब, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। भाई आपने क्या किया वो बताएं ना पाकिस्तान को। आपने कुछ नहीं किया सवाए बातों की, आपने क्या किया है ये भी करेंगे, ये भी करेंगे। किया क्या है वो बताएं। कि वो जो वज़ीर साहब की घरेलू जिंदगी के बारे में जो मीम्स बनी है, जो इंफॉर्मेशन, फेक इंफॉर्मेशन जो चली है, उसको सब लोग कंडेम कर रहे हैं सर। लेकिन बैठ के आप लोगों को फैसला करना पड़ेगा कि आखिर हमारी रेड लाइंस है क्या, एक सोशल रेड लाइंस क्या है? ईश्वर, ये रेड लाइंस इंसानियत जो है ना, ये फजादारी एथिक्स खुद सेट करता है। ये चौनी साहब ने तय करनी है, ये खुर्रम दस्तगीर साहब ने सेट करनी है, ये मैंने सेट करनी है, आपने सेट करनी है। अगर एक शख्स ने जिसने प्राइम मिनिस्टर की फैमिली पे ट्रेंड चलाया है, उसको FIA ने पकड़ लिया है और उस पे एक पॉलिटिकल जमात की लीडर कहती है कि बड़ा अफसोस हुआ, इंशाल्लाह जल्दी छूट। दूसरा ट्रेंड चलाया, एक सेकंड, उसको क्यों नहीं पकड़ा? एक सेकंड, एक उसको खिला, उसको कंडेम किया, ना सिर्फ कंडेम किया बल्कि अप्रिशिएट किया कि तुम आजादी सहाफत के लिए जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलाया करते थे, मैं तुम्हारे साथ हूं इंशाल्लाह। इससे क्या शो होता है? चांडी साहब की गुफ्तगू से अगर ये कह देते ना कि मैं मरियम नवाज शरीफ की इस हरकत के ऊपर उनको कंडेम करता हूं, मैं समझता आज उनके अल्फाज उनके एक्शन से मैच कर रहे हैं, लेकिन अल्फाज खत्म हो गया। लेकिन सवाल ये है, आपने और मैंने तय करना है। दूसरी तरफ से चला रहा था ट्रेंड, क्या उसको गिरफ्तार नहीं होना चाहिए? हर किसी को कंडेम करना चाहिए। और उसमें हो सकता है उतना गुस्सा उस शख्स को भी लगता है। गैरत सबकी बराबर है, इज्जत सबको प्यारी है, उसके लिए ना कोई लीडरशिप बच सकता है ना कोई कारकुन। देखिए उसमें देखें ओन साहब, ये बात दुरुस्त है, फैमिली अफेयर्स को इस तरह किसी मीडिया पे या सोशल मीडिया तो पे फिर आप भी कंडेम करेंगे ना? नहीं करना, मैं बिल्कुल, मैं तो शुरू से कंडेम कर रहा हूं। और उसको अप्रिशिएट जो कर रहे हैं उनको भी कंडेम नहीं सर, मैं अगला सवाल, ना अगला सवाल है, दोनों तरफ से होना चाहिए। आज का जिस वाकये में आपके साथ गलती की तो हम माफी ना उनको गिरफ्तार कर रहे हैं, आपको कंडेम तो ना करना उनके बारे में बात कर रहे हैं। साहब ये तो कहना चाहिए कि जिसने ट्रेंड वो गलत है और उसको जो अप्रिशिएट कर रहा है वो भी गलत है। दोनों कंडेम कर लूं साहब, सबको करें, लेकिन जिसने आज किया उसका नाम भी साथ लीजिएगा। दोनों को कंडेम करता हूं, लेकिन दूसरे शख्स को भी गिरफ्तार होना चाहिए। अल्लाह ताला आपके खाना घर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।